नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और कोरोना की लड़ाई के बीच में, लॉकडाउन के बीच में सियासी उठापटक भी बड़े जोरों से जारी है और ये इस समय इस तरीके से जारी है कि इसके केंद्र में मायावती बनी हुई हैं। दरअसल मायावती जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा खोला हुआ है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ और पूरी की पूरी कांग्रेस के खिलाफ। मायावती ने कल भी एक बयान दिया था और उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की है, उसने उत्तर प्रदेश सरकार से 36 लाख रुपए मांगे थे। इसको लेकर मायावती ने कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस को लताड़ा था। लेकिन आज मायावती ने सीधे तौर पर हमला बोला है राहुल गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी को बहुत बड़ा ड्रामेबाज और नौटंकीबाज बताया है। मायावती ने लगातार 4 ट्वीट किए और उसकी वजह यह थी कि आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था यूट्यूब पर। आपको याद होगा 16 मई को राहुल गांधी ने मजदूरों से मिलने का नाटक किया था, उनका दुख दर्द बांटने का नाटक किया था, जिसको उनके चहेते मीडिया घरानों ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी बहुत बड़े समाज सेवी हैं और जनता के दुख दर्द से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता है। जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है, और जो समझदार नहीं है या जिन्हें जानकारी नहीं है उन तक हम जैसे लोग जानकारी भी पहुंचाते रहते हैं। दरअसल ये वीडियो जानबूझकर बनाया गया था। कुछ लोगों को पहले से मार्क किया गया था और उन्हें सुखदेव बिहार का जो फ्लाईओवर है वहाँ पूरी की पूरी वीडियोग्राफी हुई। राहुल गांधी मास्क लगाकर उनके पास जाते हैं और पहले से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उनको एक तरीके से ट्यूटर कर देते हैं या उन लोगों को बता देते हैं कि किस तरीके की बातें आपको करनी है। वीडियो जब राहुल गांधी आएंगे उनसे क्या क्या पूछना है, क्या क्या वो सवाल करेंगे और आपको जवाब क्या क्या देने हैं। और इसी सब का वीडियो बनाया गया और जिस वीडियो को आज जारी किया गया। इस वीडियो में क्या था वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन मायावती ने इस पर क्या कहा वो पहले आप सुन लीजिए। मायावती ने इस वीडियो को देखने के बाद में सीधे तौर पर कहा कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, आप उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए कि जो दुर्दशा दिख रही है उसकी असली कसूरवार कांग्रेस ही है। क्योंकि आज़ादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की व्यवस्था सही रही होती, लोगों को उनके घरेलू राज्यों में ही अगर रोजगार मिला होता, वहाँ अच्छे संसाधन विकसित किए गए होते, तो शायद ये लोग प्रवासी नहीं बनते और उन्हें इस तरीके से पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आगे मायावती कहती है कि वैसे ही वर्तमान में कांग्रेस नेता द्वारा लॉकडाउन की त्रासदी के बीच जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनका दुख दर्द बांटने के नाम पर जो वीडियो दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो हमदर्दी वाला वीडियो कम नाटंकी ज़्यादा दिखाई देता है। कांग्रेस यह बताती कि उसने उन लोगों की कितनी मदद की, उनकी कितनी सहायता की, तो शायद ये वास्तविक मदद होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कहना है मायावती का। आगे मायावती इसी पर आगे बोलती है और वो बीजेपी और केंद्र सरकार को भी एक सलाह देती है कि बीजेपी की जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं उन्हें कांग्रेस के जो पुराने ढर्रे हैं उस पर नहीं चलना चाहिए और अभी जो लोग घर वापस जा रहे हैं उन मजदूरों के लिए उनके ही स्थानीय जो इलाके हैं उनमें रोजी रोटी की व्यवस्था करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो दुर्दशा है वो सुधर जाएगी। आगे मायावती अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करती है और कहती है कि इन प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए वो लोग आगे आएँ और अगर उन्हें गांव में क्वारंटाइन किया गया है, वहां किसी तरीके से दिक्कत है, तो वो लोग उनकी मदद करें। ऐसा कह के मायावती ने एक सदे हुए राजनीतिक का परिचय दिया है और सीधे तौर पर राहुल गांधी की पोल खोलने का भी काम किया है। अब राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा, उनको पता है कि अगर वो मायावती के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो सीधे तौर पर उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस सीधे तौर पर तो मायावती के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रही है और उसका एक और बड़ा झटका मायावती ने कल शाम को दे दिया था, जब मायावती ने यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में, जिसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन यह निश्चित है कि जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में 24 सीटों के लिए। और उसके लिए मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि मायावती का समर्थन उन्हें मिल जाएगा और इसके आधार पर जो 24 सीटों के चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस कुछ सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। आपको याद होगा ये सीटें वो हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों ने अपने इस्तीफे देकर खाली की है और जिसकी वजह से कमलनाथ की जो सरकार थी वो
वो गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान दोबारा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बहुमत वाली सरकार के। लेकिन 24 सीटें खाली हैं, उन पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से आश्वस्त है। और अब जब मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भी इसमें चुनाव में कूदेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, तो कांग्रेस की जो उम्मीदें थी उन पर पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस अपनी पुरानी राजनीति, घिनौनी राजनीति करने से बाज नहीं आती है और इसका एक नमूना कल की एक बैठक हुई थी 22 दलों की, जिसमें सोनिया गांधी ने तमाम तरीके के सवाल उठाने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री पर। लेकिन उन्हीं सवालों के बीच जो सोनिया ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो सीधे तौर पर उनकी तरफ ही उंगलियां उससे उठने लगी। सोनिया ने कहा था कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अब निर्णय लेने का काम किया है वो सीधे तौर पर यह दिखाता है कि इस पूरे मामले में पीएमओ ही सारे निर्णय लेने का काम कर रहा है। ऐसा कहके सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी का ये सवाल उनके ही गले में अटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी यूपीए 1 और यूपीए 2, तो उसमें पीएमओ इतनी ज़्यादा अच्छे निर्णय नहीं ले पाता था, पीएमओ को निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कैबिनेट निर्णय लेती थी या सामूहिक तौर पर निर्णय लिए जाते थे, बल्कि बजाय ये थी कि जो निर्णय होते थे, जो सत्ता की चाबी थी या जो सत्ता का केंद्र था, वो पीएमओ नहीं था, जो कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ संवैधानिक रूप से अधिकृत एक कार्यालय होता है, बल्कि एक संवैधानिक रूप से अनधिकृत कार्यालय था और वो था 10 जनपद का सोनिया गांधी का निवास स्थान। यानी सोनिया गांधी ने जो पीएमओ के ऊपर सवाल उठाए हैं, पीएमओ की पावर पर सवाल उठाए हैं जो कि संविधान द्वारा दिए गए हैं, वो ऐसा करके खुद ही अपनी तरफ उंगली उठाती हुई नजर आती हैं। क्योंकि सोनिया गांधी ने 10 साल तक जिस तरीके से एक कठपुतली गवर्नमेंट चलाई थी, मनमोहन सिंह को कठपुतली प्रधानमंत्री बनाकर, जिसको बाद में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया, और मनमोहन सिंह के बारे में प्रचारित कर दिया गया था कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। लेकिन 10 सालों में मनमोहन सिंह ने दिखा दिया था कि वो अर्थशास्त्री नहीं बल्कि भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े अनर्थशास्त्री भी हैं। तो अनर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को अपने इशारों पर नचाने वाली सोनिया ये चाहती हैं कि देश की जो सत्ता है वो पीएमओ से न चले, बल्कि उन्हीं की तरह किसी अन्य घर से चले या किसी और के इशारों पर चले। जबकि देश की 130 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना है और प्रधानमंत्री ही भारत में वास्तविक सत्ता का केंद्र होता है, जो कि सोनिया गांधी या उनके साथ बैठे हुए तमाम दल के नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार उनके इशारों पर जो कोरोना से लड़ाई चल रही है, कोरोना संकट से उबरने का जो योजनाएं चल रही हैं, वो कांग्रेस के इशारों पर उनको अमल करना शुरू करें। इसीलिए कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार को 7,500 रुपये हर व्यक्ति के, हर परिवार के अकाउंट में डाल देने चाहिए। उससे पहले 10,000 की किस्त देनी चाहिए। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में कुछ नहीं करती है, लेकिन अब वो सत्ता से बाहर होने के बावजूद ये दिखाना चाहती है कि उसके इशारों पर सरकार चलनी चाहिए और उसकी बेस सिर पैर की बातों को सरकार को अमल में लाना चाहिए, नहीं तो वो सरकार को बदनाम करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि सोनिया हो, राहुल हो या प्रियंका, ये तीनों माँ बेटे अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों का जो एक मनस्थिति है या लोगों के जो मनोभाव हैं उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बहलाने की, फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो झूठ का सहारा लेने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है कोरोना की इस महामारी की स्थिति में और लोग संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज भी दूर दराज के गांवों से हमें बहुत से ऐसे फ़ोन आ जाते हैं, लोग अपना बताते हैं कि आज हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, हमें 1,000 रुपये आ गए, कोई कहता है 1,500 रुपये आ गए। और इसमें न केवल जो सामान्य लोग हैं उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को भी पैसे मिल रहे हैं जिनके पास जनधन अकाउंट है, जिन्हें ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसके बावजूद उन्हें पैसे मिल रहे हैं और वो लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सभी को पैसा मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। उसके बावजूद अगर कांग्रेस ऐसी बातें करती है तो इसका मतलब ये है कि देश के लोगों का जो आत्मविश्वास धीरे धीरे जग रहा है इस कोरोना की महामारी के खिलाफ, उसको कमज़ोर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यही आज कांग्रेस ने वीडियो जारी
जारी करके किया, जिसकी भर्त्सना मायावती ने की। और उससे पहले निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो भी इस पूरे वीडियोबाजी के नाटक पर राहुल गांधी को एक मस्खरा कह चुकी है। वो कह चुकी है कि ये नाटक ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर वास्तव में इस कोरोना की महामारी में जनता की मदद करनी है, देश की कुछ सेवा करनी है, तो इसे अपने शासित राज्यों में लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र से तमाम कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को कोरोना नेगेटिव बताकर दूसरे राज्यों में जहां से वो आए हैं या उनके गृह राज्य में भेजा जा रहा है और वहां पर उन लोगों को जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, उसके वजह से जो और लोगों को भी संक्रमण हो रहा है, उसकी देन कांग्रेस ही है। और कांग्रेस ऐसा करके पूरे देश को फिर से संकट में डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को उससे बचना चाहिए और कम से कम इस संकट की घड़ी में तो अपनी जो असंवेदनशीलता है उसको छोड़कर देश हित में कुछ देश के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसी की अकल आजकल कांग्रेस को सभी लोग देते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मुखर बनी हुई है मायावती। जय हिंद, जय भारत।